हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस की क्लास को देख रहे थे। रेलवे एलपी और टेक्नीशियन भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लास को हम देख रहे थे। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड होगा। ठीक है, तो आप लोगों में से जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। क्लास के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट है, ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्लास आज होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, रिक्त स्थान में सबसे प्रयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच इसके निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? जो पिच होती है, ठीक है, पिच जो ध्वनि का पिच होता है वो किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो किस पे आपका ये निर्भर करता है? तो ये इसकी आवृत्ति पर करता है। ठीक है, आवृत्ति पर। अब पिच क्या होता है? देखिए ध्वनि का ऐसा कारण होता है, ठीक है, ध्वनि का ये ऐसा गुण होता है, ठीक है, पिच जो होता है ध्वनि का ऐसा गुण होता है जो क्या करता है, वो उसका मोटा या तीक्ष्ण, इसको कहते हैं पतला, ठीक है, उसको बतलाता है। ठीक है, उसको बताता है। ठीक है, मोटा या तीक्ष्ण जो पतला होता है तो उसको बताता है पिच। ठीक है, इसी कारण पिच ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे जैसे आपके जो बच्चे होते हैं और महिलाओं की जो आवाज़ होती है पतली होती है, पिच ज़्यादा होता है, इस वजह से उसकी जो आवाज़ होती है वो पतला होता है। ठीक है, तो पिच के बारे में यहाँ पूछ रहा था, तो क्या होगा, ये इसके आवृत्ति पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, साउंड से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्लोरीन गैस रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक और ऑक्सीजन अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका होगा ये होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, H2O2, ये आपका है क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका ऑक्सीजन है, आपको पता ही होगा। तो ये क्या क्या आपका यहाँ पे कर रहा है इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो H2O2, अगर यहाँ पे अगर H2O2 के बारे में पूछ रहा है तो इसका ऑक्सीजन का इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर ये हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, कई बार हम देख चुके हैं, इसका हो जाएगा +1, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। तो आपको हाइड्रोजन का चेक करेंगे H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, तो 2 से 1 यानी घटा है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको हम बेकायदे यहाँ बता चुके हैं, जब एनसीईआरटी क्लास ले रहे थे उसमें दूसरा चैप्टर हमारा था, सॉरी पहला चैप्टर, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन को करा चुके थे। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, अभी 2 ही क्लास उसमें हम लिए थे। ठीक है, 2 ही चैप्टर का। ठीक है, क्लास मतलब कई सारा हुआ था लेकिन चैप्टर दो था, आगे हम फिर से उसको कंटिन्यू रखेंगे, तो वहाँ पे इसको हम बताए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे पोलोनियम ये भी होता है, सिलिकॉन होता है, बोरॉन होता है, ये आपका नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर लाइन बिस्मथ, इसको BI से रिप्रेजेंट करते हैं। 83 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 208 इसका एटॉमिक वेट होता है, 208 वेट होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो बॉर्डर लाइन तत्व इनमें से कौन नहीं है, ये आपका बिस्मथ हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से ये पाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से ये आपका पाया जाता है बिस्मथ। तो ये इसके बारे में था, बिस्मथ के बारे में। ठीक है, इसको भी जानकारी रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपको यहाँ पे कहा गया कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, v = u + at। ठीक है, तो यहाँ पे वेग और समय, वेग और समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। ठीक है, तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है, अगर मान लीजिए माता पिता, तो यहाँ पे अगर कह रहा है माता पिता का, तो आधा मतलब आधा हिस्सा होता है, यानी कि अपने जीन का आधा हिस्सा यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे किस तरह से होता है कि अगर x गुणसूत्र है, ठीक है, x और y गुणसूत्र है। ठीक है, एक है आपका x गुणसूत्र, इसका अगर 22 गुणसूत्र है और इसका आपका 22 गुणसूत्र है, तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा, ये लड़का का जन्म होता है, और यहाँ पे अगर ये आपका क्या होता है, ये आपका माता का होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, ये आपका पिता का होता है। ठीक है,
तो अगर पिता का 22 गुणसूत्र और माता का 22 गुण, तो यहाँ पर लड़का होता है। यहाँ पे देखिए इसका 22 होगा, इसका भी 22 होगा, x गुणसूत्र, तो यहाँ पे लड़की का जन्म होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे जानिएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना कितना गुणसूत्र होता है। तो आधा आधा हिस्सा जो होता है, यही आपको पूछ रहा था कि माता पिता का योगदान कितना होता है, तो अपने जीन का आधा हिस्सा। ठीक है, आधा इनका आधा इनका। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखें, 22 गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत आपको बताना है कौन सा प्रयोग करने के लिए गलत होगा। पहला है एक तत्व का एक मोल। ठीक है, तो ये तो आपका होगा। ठीक, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, ये भी सही है। एक तत्व का एक परमाणु, एक एलिमेंट का एक एटम जो होता है, ये होगा। ठीक है, और डी है एक यौगिक का एक परमाणु, ये आपका गलत होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा खमीर। ठीक है, प्लाज्मोडियम, पलेनियम, हाइड्रा, ये हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रा जो है ये क्या कर सकता है, पुनर्जन्म और मुकुलन रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है, वो है आपका हाइड्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि गोलाकार जो दर्पण होता है को प्रतिबिंबित यहाँ पे प्रतिबिंबित होगा यहाँ पे। ठीक है, सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पोल, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, लाइट चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट को बता भी चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। ठीक है, तो जितना अगर हमको नेक्स्ट यहाँ पे अगला यहाँ बताना उतना हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे जगह पे हमको ये पता चलता है कि आपको पहले से ये इतना ज़्यादा आता होगा, इसलिए हम उसको ज़्यादा डीपली नहीं बताते हैं। ठीक है, तो गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो पोल ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। ठीक है, तो आकर्षित प्रतिकर्षित करने नियंत्रित नियम किसने दिया था, तो चार्ल्स ने दिया था। ठीक है, चार्ल्स कूलॉम्ब ने यहाँ पे ये दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था कि कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कण, जैसे मान लीजिए एक आपका Q1 है, एक आपका Q2 है। ठीक है, तो आकर्षित और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको आपको पढ़े ही होंगे। ठीक, इसी तरह से मास में होता है जो ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसने दिया था, चार्ल्स कूलॉम्ब ने। बस आपको इस तरह से पूछा गया था इस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। ठीक है, तो धनायन क्या होगा, NH4+। ठीक है, अमोनियम आयन इसको कहते हैं धनायन में, तो ये हो जाएगा अमोनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग का कौन सा होता है। ठीक है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो ये होता है आपका वृषण। ठीक है, वृषण जो होता है ये होता है प्राथमिक यौन अंग, ये आपका वृषण होता है पुरुष में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसको मीटर सेकेंड ऐसे ही बोल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि घोल, ठीक है, ये आपका घोल हो जाए, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, ये आपका मान लीजिए ये आपका घोल है। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये आपका धातु ए है। ठीक है, ये ए है, ये आपका धातु बी है। ठीक है, ये अगर इसको प्रतिस्थापित करती है, ठीक है, प्रतिस्थापित यहाँ पे ये करती है, धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, तो यानी ये क्या अधिक क्रियाशील है। ठीक है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील ये है धातु ए, तो बी की तुलना में ये क्या अधिक प्रतिक्रियाशील है धातु ए। ठीक है, धातु ए क्या बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए इनसा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि कह रहा है कि घोल में मान लीजिए एक घोल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए ये धातु ए है, ये धातु बी है, तो ये क्या कर रहा है कि ये इसको प्रतिस्थापित कर रहा है ए बी को, तो ये यानी इसका क्या है, ये ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, इसलिए उसको प्रतिस्थापित कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना था यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक, वो आपका क्या कहलाते हैं, यहाँ पे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, संक्रमण एलिमेंट मतलब एलिमेंट यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, ये नहीं होगा वह तत्व जिनमें धातु गुण होते हैं, ये होगा आपका वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल होगा। ठीक है, यहाँ पे सेल अधूरे होते हैं। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोजन। देखिए यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोजन, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होता है? तो जो आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, तो ये होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। ठीक है, ये होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। तो आपका स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो ये आपका इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, और ये होता है एम जी एच। ठीक है, ये होता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्क फॉर एनर्जी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा जो कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ठीक है, तो ये किस में होता है? ये होता है अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, फॉर ब्रेन में होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो डायरेक्ट कमेंट करिए, आपके लिए हम फिर से बता देंगे। ठीक है, बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि डीपली हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको जानकारी के माध्यम से सब बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको बताइएगा। इसको कई बार हम देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट से या कई सारे प्रैक्टिस सेट के तौर पे, प्रीवियस सेट के तौर पे। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, हम आपके लिए बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।